नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक आईटीआई में। मैं हूं दीक्षा कुमारी। आज मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक अलग टॉपिक लेकर आई हूं, जिसमें से इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट एंड एस्केलेटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ये कौन सा है। ओके, तो हम लोगों ने अब तक में क्या क्या देख लिया है। इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल को देखा है। ओके, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में ढेर सारा, ये देखिए आप, इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल को हम लोगों ने देखा है। ठीक है, स्केचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, केबल कंपोनेंट, ट्रांसफार्मर कंपोनेंट को देखा है। ठीक है, आज मैं ये 2.4 जो है वो मैं देखूंगी, ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो जितना भी सर्किट डायग्राम आपके नीमी जो साइट है वो जो फॉलो करता है उसी को मैं सिर्फ करवाऊंगी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो फिर आप देखिए, सबसे पहले हम लोगों का फर्स्ट है हम लोगों का डीसी कंट्रोल जनरेटर कंट्रोल पैनल। ठीक है, डीसी जनरेटर कंट्रोल पैनल के बारे में। ओके, तब देखिए ये हमारा पूरा अरेंजमेंट है, तो इसके बारे में हम अभी अच्छे से इसको जानेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए, तो सबसे पहले ये वाला फील्ड, मतलब ये डीसी जनरेटर है, आर्मेचर प्लस फील्ड। ओके, डीसी जनरेटर है, आर्मेचर प्लस फील्ड। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, मतलब ये पूरा सिस्टम का यही बोलिए तो सोर्स है हमारा। ठीक है, यहीं से सब चीज़ हो रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है। डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर के यहाँ पे दो मुख्य भाग है। पहला क्या है, आर्मेचर टर्मिनल, और दूसरा है हमारा फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, याद रखिएगा, डीसी जनरेटर के दो मुख्य भाग होते हैं, पहला आर्मेचर टर्मिनल और दूसरा हमारा फील्ड वाइंडिंग। तो आर्मेचर टर्मिनल यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, आर्मेचर टर्मिनल में यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब जहाँ से डीसी आउटपुट मिलता है। ठीक है, जहाँ से डीसी आउटपुट हम लोगों को मिलता है। और फील्ड वाइंडिंग मतलब जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, याद रखना, फील्ड वाइंडिंग मतलब जिससे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनती है। ठीक है, अब जनरेटर से जो भी निकली हमारा डीसी सप्लाई, तो ये जो सप्लाई है ये अब मेन स्विच में गई। ठीक है, ये जो हमारा मेन स्विच है अब इसमें हमारा आ रही है, जनरेटर से जो भी डीसी सप्लाई हुआ वो आगे हमारा मेन स्विच में जाती है। ठीक है, अब देखिए मेन स्विच का काम क्या है। तो मेन स्विच का काम जो है ना, ये पूरे जनरेटर पैनल को ऑन और ऑफ करता है। ठीक है, मेन स्विच का काम क्या है, तो पूरे जनरेटर पैनल को आपका ऑन और ऑफ करेगा। दूसरा क्या करेगा, मेंटेनेंस या फॉल्ट के समय में ये सप्लाई को कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, जब भी आपको मेंटेनेंस करना है या फिर जब भी आपको फॉल्ट करना है, तो जो पूरे सप्लाई आप जहाँ से दे रहे हो ना, पूरी सप्लाई को वो कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, मतलब कि जनरेटर स्टार्ट करने से पहले ही मेन स्विच को ये ऑफ कर देता है। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब कोई भी फॉल्ट आया तो मेन स्विच को ये ऑफ कर दिया, मतलब स्टार्ट भी नहीं हुआ, ये ऑफ हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखिए आप, ये दोनों समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए आप, फील्ड सर्किट या फिर फील्ड रियोस्टेट। ठीक है, फील्ड रियोस्टेट इसको बोलेंगे या फिर आप बोलेंगे फील्ड सर्किट। ठीक है, फील्ड सर्किट या फिर इसको फील्ड रियोस्टेट, इसके बारे में अब देखते हैं। ठीक है, तो ये या क्या याद रखना है कि ये जो फील्ड रियोस्टेट जो होता है ना, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, फील्ड रियोस्टेट का मतलब हुआ कि ये हमारा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि आपका प्रतिरोध, वेरिएबल प्रतिरोध होता है। ठीक है, जिससे जैसे आप प्रतिरोध को चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आया, फिर आपको यहाँ पे यहाँ जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे आपको प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, इससे आप वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको आप बोलोगे। मतलब इसका काम क्या हुआ, तो इसका काम जो हुआ फील्ड करंट को कंट्रोल करना हुआ। ठीक है, याद रखना है, फील्ड रियोस्टेट का काम क्या है, तो फील्ड करंट को कंट्रोल करना है। इसका काम क्या है, तो जो भी फील्ड करंट आया ना, ये जो फील्ड करंट आया उसको वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, या फिर जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज हो रहा है ना, जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा रहा है या फिर वो घटा रहा है। याद रखना, जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि अगर फील्ड करंट बढ़ा तो हमारा वोल्टेज जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, फील्ड करंट अगर घटा तो वोल्टेज होगा वो घटेगा। मतलब यही जो है वो जनरेटर वोल्टेज कंट्रोल का मेन डिवाइस है। ठीक है, ये जो फील्ड रियोस्टेट है, इसको आप बोल सकते हैं कि ये जनरेटर वोल्टेज कंट्रोल जो कर रहा है ना, उसका मेन डिवाइस है। दैट मीन्स ये क्या किया, तो फील्ड करंट को कंट्रोल किया।
अगर फील्ड करंट बढ़ा तो आपका वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। अगर फील्ड करंट घटा तो वोल्टेज घटेगा। तो जनरेटर वोल्टेज कंट्रोल मेन डिवाइस हुआ ना, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा एक वोल्ट मीटर है और एक अमीटर है। तो ये फील्ड अमीटर इसको बोलेंगे, इसको हम लोग फील्ड वोल्ट मीटर बोलेंगे। तो ये जो अमीटर है ये क्या दिखाएगा, तो ये फील्ड के करंट को दिखाएगा, ठीक है, फील्ड के धारा को दिखाएगा, करंट को दिखाएगा। वोल्ट मीटर क्या दिया, तो ये फील्ड को के वोल्टेज को दिखाता है, ठीक है। ये जो फील्ड वोल्टेज है उसको दिखाता है, ये फील्ड करंट को दिखाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए आप फ्यूज़ और एमसीबी। तो ये क्या, ये फ्यूज़ और एमसीबी जो है वो फाइनल प्रोटेक्शन देता है। फाइनल प्रोटेक्शन मतलब फाइनल ये बचाव करता है। मतलब अगर शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवरलोड हो गया तो उस समय क्या होगा, फ्यूज़ ब्लो कर जाएगा। फ्यूज़ ब्लो कर गया या फिर एमसीबी लगा हुआ तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो इससे लोड और जनरेटर दोनों सेफ हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, फ्यूज़ और एमसीबी क्या करता है, ये फाइनल प्रोटेक्शन देता है, मतलब फाइनली बचाव करता है ये। अगर शॉर्ट सर्किट आया या फिर ओवरलोड आया तो फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा और एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। मतलब फ्यूज का जो वायर होता है वो मेल्ट हो जाएगा और एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। इससे जनरेटर और लोड जो लगा है दोनों को सेफ हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है लोड। लोड मतलब यहाँ पे क्या लगा है, डीसी मोटर या फिर लैंप। मतलब यह ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट में जो होता है वो लोड कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या क्या कनेक्ट किया गया, डीसी मोटर या फिर आप लैंप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना है कि जनरेटर का जो पावर है वो बस बार में आया, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोटेक्शन के पास पहुँचा, फिर एमसीबी फ्यूज़ के पास पहुँचा, फिर हमारा लोड के पास पहुँचता है, ठीक है। ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब इस पार्ट के और आइए। तो ये जो पूरा हिस्सा हम लोग देखेंगे, ये पूरा हिस्सा क्या दिखाएगा, ये सेफ्टी को दिखाता है, सुरक्षा को दिखाता है, ठीक है। ये सेफ्टी को दिखाता और मेज़रमेंट को दिखाता है, ठीक है, और मेज़रमेंट के लिए है। तो इसमें पहला देखते हैं अमीटर, ठीक है। तो ये एसी और एक डीसी अमीटर। मतलब अमीटर मतलब क्या, ए है, अमीटर मतलब क्या, ये करंट को मापेगा, मतलब किसको, धारा को ये मेज़र करता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी जनरेटर का आउटपुट करंट होता है, ठीक है, और लोड करंट होता है, ये दोनों को चेक करता है, ठीक है। ये इसका ही, ये जो है इसका ही मेन पार्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो भी आपका जनरेटर का जो भी आउटपुट करंट हुआ, फिर हमारा लोड में कितना करंट आ रहा है वो उसको कौन मेजर किया, तो ये हमारा अमीटर मेजर करता है, ठीक है। अब आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर यहाँ पे भी एसी वोल्ट मीटर और डीसी वोल्ट मीटर, ठीक है। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, एसी वोल्ट मीटर मतलब वोल्ट मीटर किसको मेजर किया, तो वोल्टेज को मेजर किया। तो हमारा डीसी वोल्ट मीटर का बात करेगा तो जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है उसको दिखाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा ये डॉल है, ठीक है, डॉल नहीं है, स्टार्टर नहीं है, DOL हो, डेड ऑयल लैंप रिले होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, हम लोग पढ़ते हैं कि डॉल पढ़ते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन, स्टार्टर वो नहीं है, ये क्या है, डेड ऑयल लैंप रिले है। तो ये क्या करता है, तो ये प्रोटेक्शन रिले है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन रिले, इसका काम क्या है, तो इसका काम है हमारा ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ठीक है। ओवर वोल्टेज हो या अंडर वोल्टेज फॉल्ट हो, फॉल्ट होने पर सर्किट को ये क्या करेगा, ट्रिप करेगा, ठीक है। मतलब ओवर वोल्टेज फॉल्ट हो गया, अंडर वोल्टेज फॉल्ट हो गया तो ये सर्किट को ट्रिप कर देगा, ठीक है। रिले क्या होता है, ट्रिपिंग डिवाइस होता है ना, तो ये रिले को ट्रिप कर देगा और जो भी आपका फॉल्ट आने पे ये ट्रिप कर दिया, फिर हमारा सर्किट से ये हट गया। फिर ये याद रखना है कि ये जो डॉल है, ठीक है, ये फॉल्ट आने पे जो लैंप यहाँ लगा हुआ है ना वो हमारा ग्लो करेगा, ठीक है। फिर रिले ऑपरेट होगा और सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है। लोड ग्लो किया मतलब इसमें लैंप जो है, मतलब क्या हुआ, फॉल्ट आया तो लैंप ग्लो किया, लैंप ग्लो किया, उसके बाद फिर हमारा रिले जो लगा हुआ है ये ऑपरेट किया और सप्लाई से इसको डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है। मतलब कि ये जनरेटर को क्या चीज़ से बता रहा है, तो डैमेज होने से डॉल बचा रहा है, ठीक है। डेड ऑयल लैंप रिले, डेड ऑयल लैंप रिले, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ICPT। ICPT का फुल फॉर्म होता है इनकमिंग सर्किट प्रोटेक्शन ट्रिप, इनकमिंग सर्किट प्रोटेक्शन ट्रिप, ठीक है। ICPT मतलब ये जो था वो ट्रिप मैकेनिज्म है, क्या है, तो ये एक क्या है, ट्रिप मैकेनिज्म है, ठीक है, मैकेनिज्म है, ठीक है। मतलब फॉल्ट, ट्रिप मैकेनिज्म मतलब ट्रिप का मैकेनिज्म मतलब ट्रिप का इक्विपमेंट है, ये याद रखिए,
ठीक है। तो ये क्या करता है ICPT, मतलब अगर ये फॉल्ट आया तो सिग्नल यहाँ पे रिसीव आया, मतलब रिसीव करता है, मतलब जैसे ही फॉल्ट आया तो इसको पता चल गया, मतलब इसके पास सिग्नल आ गया कि यहाँ पे कहीं फॉल्ट आया, तो जो भी मेन सर्किट है ना, मेन सर्किट को फिर ट्रिप कर देगा। ठीक है, याद रखना है ये ICPT क्या है, इनकमिंग सर्किट प्रोटेक्शन ट्रिप है। अगर फॉल्ट आएगा तो ये सिग्नल को रिसीव करेगा और मेन सर्किट को ट्रिप कर देगा। ट्रिप करना मतलब कि डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट ICDP। ICDP, अब देखिए ICDP क्या है, इनकमिंग सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है, तो यह भी पूरा प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी प्रोटेक्टेड डिवाइस है। ये किसको किसको बचाएगा, तो अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, ओवरलोड हुआ, ठीक है, या अर्थ में फॉल्ट आया तो ये सिस्टम को बचाया। ठीक है, मतलब अर्थ फॉल्ट हुआ, ओवरलोड हुआ और शॉर्ट सर्किट आया तो ICDP जो है वो हमारा सर्किट को बचाएगा। ICDP का फुल फॉर्म क्या हुआ, इनकमिंग सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे ये पूरा पार्ट को मैंने समझा दिया। ये पूरा पार्ट, अच्छा एक तो ये बच गया ना, DC बस बार। तो देखिए DC बस बार क्या है, तो ये जो DC बस बार है, तो बस बार एक कॉमन DC डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होता है ना, कॉमन मतलब यहीं से, मतलब जनरेटर से जो भी आपका आने वाली DC सप्लाई है ना, वो हमारा बस बार पे ही आती है। जितनी भी सप्लाई है वो कहाँ से आ रही है, वो बस बार पे ही कलेक्ट होती है और फिर यहीं से फिर अलग अलग सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, याद रखना है बस बार क्या है, तो एक कॉमन DC डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होता है। तो जनरेटर से जितनी भी DC सप्लाई है बस बार में कलेक्ट होके फिर अलग अलग सर्किट पे डिस्ट्रीब्यूट होके। तो ध्यान रखना है कि बस बार के साथ हम लोग क्या, अमीटर है, अमीटर करंट को देखने के लिए, वोल्ट मीटर क्या है, तो वोल्टेज को देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सारा चीज़ समझा दिए हम आपको। तो अब देखिए हम लोग क्या क्या इसमें समझे, तो इसमें हम लोग समझे कि जो DC जनरेटर है वो क्या प्रोड्यूस किया, तो ये DC सप्लाई जो है वो प्रोड्यूस किया। ठीक है, सप्लाई मेन स्विच, ये मेन स्विच क्या सप्लाई जो भी है वो हमारा DC सप्लाई प्रोड्यूस किया और ये किस में आया, तो मेन स्विच के पास आया। ठीक है, ये जो प्रोटेक्शन डिवाइस है वो क्या चेक करते हैं, तो इससे हम लोग फॉल्ट चेक करते हैं। ठीक है, जो भी दोष उत्पन्न हुआ वो चेक करते हैं। DC बस बार है, इससे सप्लाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, अलग अलग सर्किट को DC बस बार से ये देता है। फिर रियोस्टेट क्या किया, तो ये वोल्टेज को कंट्रोल किया, ये क्या किया, वोल्टेज को कंट्रोल किया। ठीक है, ध्यान रखना। फिर फ्यूज़ और MCB से होकर फिर ये वोल्टेज को कंट्रोल किया, फिर ये फ्यूज़ और MCB से होकर सप्लाई लोड तक चला गया। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो DC जनरेटर कंट्रोल पैनल है ये क्या क्या किया, तो जनरेटर को सेफली ऑपरेट करने में, वोल्टेज कंट्रोल करने में और सिस्टम से को फॉल्ट से प्रोटेक्शन करने के लिए, मतलब जो भी दोष है ना उससे प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग DC जनरेटर कंट्रोल पैनल यूज़ करते हैं। तो आप देख लीजिए इसके बारे में मैं क्या क्या बताई हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए DC कंट्रोल जनरेटर पैनल चित्र, DC जनरेटर लोड को मापने सुरक्षित चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, DC जनरेटर क्या हुआ, तो DC विद्युत उत्पन्न करती है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। मेन स्विच और सर्किट ब्रेकर का क्या है, जनरेटर और लोड के बीच में लगाया जाता है। ये देखिए जनरेटर और लोड के बीच में है ना, जनरेटर लोड के बीच में लगाया जा रहा है। ठीक है, और सप्लाई ऑन ऑफ करना, फॉल्ट या ओवर लोड रिले एमीटर का काम क्या है, धारा में ये ध्यान रखना है कि एमीटर को सीरीज़ में मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में मेजर करते हैं, ये वोल्टेज को मेजर करता है। ओके, फिर वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच क्या करता है, तो इसे अलग अलग पॉइंट को वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज, लोड साइड वोल्टेज, फील्ड रियोस्टेट क्या है, तो फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में जुड़ा होता है। ठीक है, सबको आप देख लीजिएगा, ये सब के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फील्ड अमीटर क्या है, लोड क्या है और वर्किंग कैसे, जनरेटर स्टार्ट किया, फिर रियोस्टेट से फील्ड करंट सेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जनरेटर स्टार्ट किया हम लोग, यहाँ फील्ड रियोस्टेट से आपको करंट सेट करेंगे। ठीक है, फिर वोल्ट मीटर से सही वोल्टेज चेक करेंगे, मेन स्विच ऑन करके लोड जोड़ा जाता है। ध्यान रखना, लोड जब भी जोड़ेंगे तो मेन स्विच को ऑन करेंगे तब लोड जोड़ेंगे, और एमीटर से करंट और वोल्ट मीटर से वोल्टेज को निगरानी करेंगे।
अब दूसरा है हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड लेआउट मोटर अरेंजमेंट। और हाँ, आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का फाइल बनाएंगे तो इस वाले पार्ट को आप लोग वायरिंग डायग्राम में दिस इज जनरेटर कंट्रोल पैनल के रूप में आप लिखेंगे, ठीक है। और इसके बीच में जो जो है उसके बारे में भी आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप कंपाउंड लेआउट मोटर अरेंजमेंट। तो आप लोग कंपाउंड मोटर के बारे में अपने क्लास में थ्योरी क्लासेस में पढ़े होंगे, आज इसके अरेंजमेंट के बारे में सिर्फ देखेंगे। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा इक्वलाइज़र बार, ठीक है। इक्वलाइज़र बार क्या होता है, तो याद रखना है इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, तो इसका यूज़ हम कंपाउंड जनरेटर में या फिर हम लोग मोटर में, कंपाउंड मोटर में करेंगे, ठीक है। कंपाउंड जनरेटर मोटर या फिर मोटर में करेंगे, ठीक है। तो इसका काम क्या क्या है, तो जो भी हमारा सीरीज़ फील्ड करंट, इसका काम क्या है, तो जो भी सीरीज़ फील्ड करंट होता है ना उसको बैलेंस करना होता है, ठीक है। सीरीज़ फील्ड करंट को क्या करता है, बैलेंस करता है कौन, इक्वलाइज़र बार। दूसरा इसका काम क्या है, तो जो भी पैरेलल मशीन है ना उसमें अनइक्वल करंट को, जो भी अनइक्वल करंट आया ना उसको वो इक्वल करता है, ठीक है। मतलब पैरेलल मशीन, मतलब यहाँ पे कोई सपोज कीजिए यहाँ है ये कोई मशीन, ऐसे पैरेलल कनेक्शन होता है ना, तो जो भी अगर जैसे यहाँ पे 5 एम्पियर है, यहाँ पे 10 एम्पियर है, तो इसका काम इक्वलाइज़र बार का क्या काम करेगा, तो इसको 5-5 कर देगा या 10-10 कर देगा, मतलब इक्वल करंट करेगा, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं इक्वलाइज़र बार इज इक्वल टू इज इक्वल टू करंट बैलेंसिंग बार, मतलब धारा को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। करंट बैलेंसिंग बार मतलब ये धारा को बैलेंस करता है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इक्वलाइज़र बार खत्म हुआ। अब देखिए सर्किट ब्रेकर क्या कर रहा है, तो ये क्या है, तो ये एक प्रोटेक्टिव स्विचिंग डिवाइस है। ये क्या है, प्रोटेक्टिव स्विचिंग डिवाइस है। इसका काम क्या क्या है, तो ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट हो, ओवरलोड हो या फिर शॉर्ट सर्किट हो उस पर होने से सप्लाई को ये ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है, ठीक है। याद रखना है सर्किट ब्रेकर मतलब ब्रेक कर रहा है, सर्किट को ब्रेक कर रहा है। कब ब्रेक करेगा, जब ओवरलोड का कंडीशन हो या शॉर्ट सर्किट का कंडीशन हो तो ये ब्रेक कर देगा। मतलब याद रखना है कि ये जनरेटर और मोटर दोनों को ये डैमेज होने से सर्किट ब्रेकर बचाता है। अब नेक्स्ट हमारा है फ्यूज़। तो देखिए ये जो फ्यूज़ होता है वो सबसे सिंपल प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। क्यों, क्योंकि अगर फॉल्ट आया तो क्या होगा, फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा। तो क्या फ्यूज़ सबसे फास्ट ऑफ प्रोटेक्शन भी देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा अमीटर। तो अमीटर क्या है, ठीक है। अमीटर यहाँ पे बहुत सारे जगह पे लगे हुए, यहाँ लगे हुए अमीटर, यहाँ लगे हुए अमीटर, है ना। तो यहाँ लगे हुए, तो अमीटर का काम क्या है, तो करंट को मेजर करना। कौन कौन से करंट को मेजर करेगा, तो जनरेटर करंट को, मोटर के करंट को, फील्ड करंट को, सबको ये मेजर करने का काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आया हमारा वोल्ट मीटर। जनरेटर ये वोल्ट मीटर देखिए, है ना। तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा। तब यहाँ पे कौन कौन वोल्टेज को, तो एक जनरेटर के वोल्टेज को मेजर करेगा और एक तो बस बार के वोल्टेज को मेजर करेगा, ठीक है। बस बार वोल्टेज, जनरेटर के वोल्टेज और बस बार। याद रखना वोल्ट मीटर किसको किसको करेगा, जनरेटर वोल्टेज और बस बार वोल्टेज। और मीटर का किसको किसको किया, तो जनरेटर का करंट, ठीक है, मोटर का करंट और हमारा फील्ड करंट। ये ध्यान रखना, 3 ठो को हम लोगों को किया है ये, ठीक है। उसके बाद आप देखिए बस बार हो गया ना, बस बार, हाँ ये हो गया, ये वोल्टेज हो गया। अब देखिए बस बार का काम क्या है, तो बस बार क्या करता है, ये बस बार क्या करता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो बस बार होता है ये कॉमन कॉपर बार होता है, ठीक है। तो जनरेटर से जो भी आपका डीसी सप्लाई आए, ठीक है, जनरेटर से जो भी डीसी सप्लाई आए वो बस बार में आके कलेक्ट हो गई, मतलब जमा हो गई। फिर यहाँ से मोटर या लोड को सप्लाई कर दी, ठीक है, मोटर को सप्लाई कर दी और रोटर को सप्लाई कर दी, ठीक है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीपल सर्किट को यही वोल्टेज जो होता है दे दे, मतलब किसको किसको दे रहा है, मोटर को भी दे रहा है और लोड को भी दे रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल सर्किट को सेम वोल्टेज देने के लिए, ठीक है, सेम वोल्टेज देने के लिए अगर 220 देना है तो दोनों साइड हम लोग सेम वोल्टेज देने के लिए क्या यूज़ करेंगे, बस बार वोल्टेज का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अब अपना टीपीआई स्विच। तो ये क्या होता है, टीपीआई का मतलब होता है ट्रिपल पोल
आइसोलेटर स्विच, ठीक है, ट्रिपल पोल आइसोलेटर स्विच मतलब टीपीआई स्विच। तो ये इसका काम क्या है टीपीआई का, तो कंप्लीट आइसोलेशन करता है। मतलब अगर टीपीआई स्विच मतलब अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट हुआ तो कंप्लीटली एकदम काट के ही हटा देगा ये, ठीक है, कंप्लीट आइसोलेशन करेगा। दूसरा क्या करेगा, तो मेंटेनेंस के समय सप्लाई को, ठीक है, जब मेंटेनेंस हुआ तो सप्लाई जो भी ले रहे हैं उसको फुल्ली डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर अगर सर्किट को में फॉल्ट आया तो ये फुल्ली डिस्कनेक्ट कर देगा, फुल्ली आइसोलेट कर देगा, कंप्लीटली आइसोलेट कर देगा। और अगर मेंटेनेंस करना है तो इस समय सप्लाई को आपको डिस्कनेक्ट कर देगा। मतलब क्या कर सकते हैं कि टीपीआई क्या है, एक सेफ्टी स्विच है। टीपीआई को आप क्या बोल सकते हैं, तो ये एक सेफ्टी स्विच है, मतलब सुरक्षा स्विच है ये, ठीक है, सेफ्टी स्विच है। अब आता है हमारा, देखिए इसके बारे में, जनरेटर G1 के बारे में देखिए और G2 के बारे में देखिए। तो यहाँ पे क्या, दो डीसी जनरेटर बनाया गया है, तो G1 और G2। अब प्रत्येक जनरेटर में 3 टर्मिनल हुए, क्या क्या, आर्मेचर, शंट फील्ड और सीरीज फील्ड, ठीक है। देखिए आर्मेचर, ये हुआ आर्मेचर, ये हुआ हमारा आर्मेचर, ये हुआ हमारा सीरीज फील्ड, ये हुआ शंट फील्ड, ठीक है। ये हमारा ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं, ये शंट फील्ड, ये सीरीज फील्ड, आर्मेचर के साथ सीरीज में लगाया गया ना, तो ये सीरीज फील्ड, ये सीरीज फील्ड हुआ और ये हमारा शंट फील्ड हुआ, ठीक है, शंट फील्ड, ठीक है। तो याद रखना है कि 3 टर्मिनल हुए, आर्मेचर, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड। मतलब कि शंट और सीरीज दोनों मिलकर कंपाउंड जनरेटर बनता है। इसमें भी ऐसा ही हुआ, शंट, सीरीज, आर्मेचर, ठीक है। तो यहाँ पे शंट और सीरीज मिलके क्या बना, दोनों मिलके, तो ये कंपाउंड जनरेटर बनता है, ठीक है। ये हमारा क्या, कंपाउंड जनरेटर बनता है। अब देखिए हमारा सीरीज फील्ड के बारे में, ठीक है। ये सीरीज फील्ड जो है, ये जो सीरीज फील्ड है उसके बारे में देखिए। तो जो सीरीज फील्ड होता है ना, वो लोड करंट के सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है। जो भी लोड करंट आ रहे हैं, जो भी लोड पे जो करंट आ रहा है उसकी किस में से कनेक्ट होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा, ठीक है। अगर हैवी लोड होगा, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोड दे दिए, तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो बहुत हैवी होगा, ठीक है। अगर हैवी लोड हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा बहुत हैवी होगा। वोल्टेज ड्रॉप को ये कंपनसेट करता है, ठीक है। हैवी ले पर क्या, हैवी लोड पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। और वोल्टेज ड्रॉप को वो हटाएगा, कंपनसेट करेगा। कंपनसेट करता, बहुत ज़्यादा अगर ड्रॉपेज हो गया तो वो कम करेगा। मतलब याद रखना है कि सीरीज फील्ड क्या करता है, तो ये लोड रेगुलेशन इम्प्रूव करता है, लोड रेगुलेशन को इम्प्रूव करता है, लोड रेगुलेशन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा शंट फील्ड। ये जो शंट फील्ड है, तो शंट फील्ड रेगुलेटर क्या होता है, ये हमारा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर, मतलब वेरिएबल प्रतिरोध होता है, मतलब प्रतिरोध को जिसको आप चेंज कर सकते हो। तो ये शंट फील्ड का काम क्या है, तो शंट फील्ड करंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। शंट फील्ड क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है और जनरेटर और जो भी हमारा मोटर वोल्टेज है उसको एडजस्ट किया। तो क्या करना है, ये शंट फील्ड के बारे में पढ़े ना, किसके बारे में पढ़ रहा है, तो ये शंट फील्ड रेगुलेटर के बारे में पढ़ रहा है। ये क्या करता है, वेरिएबल, देखिए यहाँ से ना, ये वाला पोर्शन, ये वेरिएबल रजिस्टर, देखिए ये वाला पोर्शन दिखा ना, ये वाला वेरिएबल रजिस्टर, मतलब यहाँ से टैपिंग किया है यहाँ से, तो ये क्या है, हमारा एक वेरिएबल रजिस्टर है। तो इसका काम क्या क्या है इसका, तो जो भी शंट फील्ड है, ठीक है, देखिए ये हिंदी से लिख दिया, शंट फील्ड को कंट्रोल किया, ठीक है, शंट फील्ड को कंट्रोल करता है। दूसरा काम क्या है, तो जो भी जनरेटर है या मोटर है उसके वोल्टेज को ये एडजस्ट करता है, ठीक है। उसके वोल्टेज को क्या करता है, ये एडजस्ट करता है, जनरेटर मोटर के वोल्टेज को एडजस्ट। दैट मीन्स आप बोल सकते हो जो शंट फील्ड रेगुलेटर है ये वोल्टेज कंट्रोल का मेन डिवाइस है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, ठीक है, इसमें सारा तो हो गया। अब देखिए एक शील्ड फील्ड आ रहा है, ठीक है। शील्ड फील्ड जो होता है ना, ये हमारा एक्सोलरी फील्ड होता है, ठीक है। मतलब इसका काम क्या है,
तो इसका काम है कि मैग्नेटिक फील्ड को स्टेबल करना, ठीक है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आया उसका अगर कम बेसी होगा तो उसको स्टेबलाइज करना, और दूसरा स्पार्किंग को कम करना, मतलब जो भी चिंगारी हुआ ना तो चिंगारी को कम करना इसका मेन काम है। तो ये हम पूरा एक्सप्लेन कर लिए। अच्छा, सबसे छोड़िए, आप मुझे ना सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कंपाउंड मोटर क्या होता है, ठीक है। कंपाउंड मोटर के बारे में आप पहले समझ लीजिए। तो ये जो कंपाउंड मोटर है एक डीसी मोटर होती है जिसमें दो तरीके से फील्ड होते हैं, ठीक है, दो तरीके से फील्ड वाइंडिंग होती है। क्या क्या होती है? तो पहला होती है शंट फील्ड, ठीक है, पहला क्या होती है? शंट फील्ड, और दूसरा होती है सीरीज फील्ड, ठीक है, शंट फील्ड और दूसरा सीरीज फील्ड होती है, ठीक है। देखिए यहाँ शंट और सीरीज है ना, यही दोनों को मिला दिया जाता है, मतलब शंट भी है और सीरीज भी है, इसलिए इसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, कंपाउंड कहते हैं, याद रखना, दोनों मिला दिया इसलिए उसका मतलब शंट और सीरीज का संयोजन है। तो ये जो मोटर होता है ना कंपाउंड, ये जो मोटर होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब टॉर्क जो स्टार्टिंग में मिलता है ना वो अच्छा होता है, और लगभग ना एकदम स्पीड जो होता है उसका स्थिर होता है, मतलब कांस्टेंट स्टोर। मतलब ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड मोटर होता है वो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क इसका अच्छा होता है, और जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट हम लोगों को देती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें अगर पूछेगा कि क्या क्या होता है इसमें, तो एक आर्मेचर भाग होता है, एक कम्यूटेटर भाग होता है। आर्मेचर जो होता है घूमने वाला भाग होता है, ये आर्मेचर जो है ये घूमने वाला भाग है। कम्यूटेटर जो होता है डीसी करंट की दिशा बदलता है। एक ब्रशेज इसमें लगा हुआ होता है, आप कंपाउंड मोटर देखेंगे ना तो आप देखें जानेंगे, एक ब्रश होता है जो आर्मेचर तक करंट पहुंचाता है। याद रखना, ब्रश का काम यहाँ सफाई करने का नहीं है, ब्रश का काम यहाँ पे करंट पहुंचाने का काम होता है। एक शंट फील्ड वाइंडिंग होता है जो सप्लाई के पैरेलल जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। एक सीरीज फील्ड होता है जो आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये सब हम लोग को ध्यान में रखना है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, तो आप देख लीजिए, है ना। सप्लाई लाइन क्या कर रहा है, ऊपर दिखाया हुआ डीसी सप्लाई को दिखाता है, पहले मेन स्विच, फिर फ्यूज से होकर सर्किट में जाती है ना, ये हुआ। फिर यहाँ पे मेन स्विच फ्यूज़ सर्किट से होके जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे मेन फ्यूज़ और प्रोटेक्शन में हर लाइन में फ्यूज़ और स्विच होते हैं। कार्य क्या है, सर्किट ऑन ऑफ करता है, ओवर करंट से सुरक्षा देता है। अमीटर कैसे जुड़े होते हैं, तो सीरीज में जुड़े हुए थे। आर्मेचर करंट और लोड करंट को मापता है, ये करंट को मेजर किया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा आता है जीवन, जीवन जो बाईं ओर दिखाया गया था ना, ये जीवन, ये G2 है, ठीक है। तो ये क्या है, यही कंपाउंड मोटर होता है। इसमें दो तरह की फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड, सीरीज फील्ड होता है, इसलिए कंपाउंड दोनों है, इसलिए इसको कंपाउंड कहते हैं। G2 में क्या होगा, दाईं ओर जो दिखाया गया है ये लोड का कार्य करती है, जीवन मोटर द्वारा चलाया जाए, मतलब जीवन चलाया तब G2 जो होता है वो चलता है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे रहा है ना। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन करता है, तो जनरेटर बदलता है ना, ये याद रखना, ठीक है। मतलब जीवन के द्वारा G2 चलाया, और G2 क्या कर रहा है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। उसको फिर रियोस्टेट हो जाएगा, फील्ड सर्किट में लगाया जा रहा है, फील्ड करंट को कंट्रोल कर रहा है, मोटर की स्पीड और लोड कंडीशन को नियंत्रित करता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा वोल्ट मीटर हो जाएगा जो पैरेलल में जुड़ा रहता है। वर्किंग इसमें क्या है, सबसे पहले मेन स्विच ऑन किया जाता है, फिर रियोस्टेट से फील्ड करंट सेट किया जाता है, कंपाउंड जीवन घूमना स्टार्ट होता है, जीवन G2 को घुमाती है, G2 लोड की तरह कार्य करता है, अमीटर से करंट और वोल्ट मीटर से वोल्टेज नोट किया जाता है, ठीक है। ये जीवन है, ये G2 को घुमाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंपाउंड मोटर लेआउट अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। तो हम लोग दो फिगर को पढ़ लिए हैं, अब देखिए तीसरा फिगर जो फिगर 3 है ये क्या बताता है, तो ये कंपाउंड, ये क्या बताता है, ये कंपाउंड मोटर लोडिंग या फिर टेस्ट सर्किट को बताता है, ठीक है, या फिर टेस्ट सर्किट है उसको बताता है, CUIT, ठीक है। कंपाउंड मोटर लोडिंग या फिर टेस्ट सर्किट को ये इसके बारे में बता रहा है। तब देखिए इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा सप्लाई, तो सप्लाई क्या हुआ, एक्सटर्नल डीसी सप्लाई सोर्स के लिए, ठीक है, डीसी सप्लाई सोर्स के लिए, ठीक है। तो ये क्या, मोटर टेस्ट करने के लिए हम लोग को पावर को ज़रूरत होता है, ठीक है, टेस्ट करने के लिए ये ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डीसी मोटर का टेस्ट लोडिंग सर्किट का वायरिंग डायग्राम है ये हमारा, ठीक है। तो इसको आप कॉपी पे बना लेना। तो पहले यहाँ पे आप एक्सटर्नल डीसी सप्लाई सोर्स दिए हो, ठीक है, ये क्या कर रहा है, तो मोटर टेस्ट के लिए
पावर को ये देता है, ठीक है, मोटर के को टेस्ट करने के लिए पावर को दिया, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा मेन स्विच, ये हुआ हमारा। तो ये क्या करता है, मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ करता है, इमरजेंसी या फॉल्ट कंडीशन के टाइम इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, है ना। जब इमरजेंसी आए तो उसको हटाने के लिए यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा वोल्ट मीटर। तो याद रखना वोल्ट मीटर क्या है, तो ये जो है वो मोटर टर्मिनल वोल्टेज को मेजर करता है। याद रखना मोटर के टर्मिनल वोल्टेज को मेजर करता है। और क्या चेक करेगा दूसरा, तो ये चेक करेगा कि रेटेड वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। रेटेड वोल्टेज मतलब अगर 220 के लिए वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया तो 220 मिल रहा है कि नहीं, 210 के लिए किए हैं तो 210 मिल रहा है कि नहीं, ये वोल्ट मीटर पता करता है, ठीक है। ये मोटर के टर्मिनल वोल्टेज को मेजर किया और ये रेटेड वोल्टेज को बताता है कि है या नहीं। अब आता है हमारा अमीटर। तो अमीटर क्या करता है, तो मोटर के करंट को मेजर करता है। मतलब क्या कि लोड अगर हम लोग बढ़ा रहे थे तो करंट पे क्या चेंज होगा वो इससे हम लोग देखेंगे। ध्यान रखना है, लोड बढ़ाने पे करंट का चेंजेस क्लियरली अगर देखना है तो अमीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस या फिर क्या बोलेंगे, स्टार्टर बोलेंगे, ठीक है, स्टार्टर बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब स्टार्टिंग होता है तो स्टार्टिंग के समय जो करंट होता है हमारा बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, ठीक है। तो ये स्टार्टर क्या किया, तो इनिशियल जो भी हाई करंट था ना, इनिशियल करंट को ये कंट्रोल किया, लिमिट किया, ठीक है। क्या कर रहा है स्टार्टर, इनिशियल करंट को लिमिट करता है। और दूसरा काम क्या है, तो मोटर को ये सेफली स्टार्ट करता है। ध्यान रखना है, स्टार्टर का काम क्या है, तो स्टार्टर मतलब ये इनिशियल करंट को, जो स्टार्टिंग में करंट हैवी करंट होता है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा ज़ीरो हो मतलब कम होता है, तो कम होने के कारण करंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये सब जो टैपिंग है ये कुछ नहीं, ये सब जो है रेजिस्टेंस है। तो यहाँ जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसा हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। तो रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट लिमिट हुआ ना। तो ये क्या किया, इनिशियल करंट को लिमिट करता है और मोटर को सेफली जो है वो स्टार्ट करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट सप्लाई दिए तो डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो क्या होता है, करंट बहुत ज़्यादा हुआ तो मोटर जो होता है वो जलने की संभावना होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आपका LAZ। LAZ क्या है, तो लोड एडजस्टिंग जीनर, ठीक है। लोड, इसको क्या बोलेंगे, लोड, इसको बोलेंगे एडजस्टिंग, और इसको बोलेंगे हम लोग जीनर बोलते हैं, नहीं तो इसको हम लोग लोड बैंक बोलेंगे, ठीक है, लोड बैंक, ठीक है। जेड मतलब जीनर हो गया या फिर लोड बैंक होता है, ये ध्यान रखना है। मतलब LAZ का काम क्या क्या हुआ, तो ये काम का क्या हुआ, तो मोटर पे ये लोड अप्लाई करने का काम होता है, ठीक है। जो भी हम मोटर लगा रहे हैं इसमें उस पर ये लोड कितना लगेगा, ये LAZ का काम होता है ना, लोड एडजस्टमेंट जीनर, मतलब लोड को एडजस्टमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे लोड को भी बढ़ाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में कम रखेगा फिर धीरे धीरे करके बढ़ाएगा। मतलब ध्यान रखना है LAZ जो है मोटर कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट करने के लिए, ठीक है, मोटर का क्या किस टाइप से टेस्ट है उसके लिए है। अब नेक्स्ट हमारा आया ये फील्ड वाइंडिंग। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड मोटर का ये फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड मतलब क्या, शंट और सीरीज़ दोनों होती है, इसी में फील्ड वाइंडिंग है। मतलब इसमें शंट भी है, इसमें हमारा सीरीज़ भी है, ठीक है। मतलब ये क्या किया, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, ठीक है। क्या किया है, ये शंट और सीरीज़ दोनों मिलके कंपाउंड मोटर का ये फील्ड वाइंडिंग बताया। और फील्ड वाइंडिंग का क्या है काम है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, ठीक है। अब आइए आप, ये हमारा मोटर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मोटर है। तो ये क्या होता है, एक्चुअली ये जो है ये हमारा एक्चुअली DC कंपाउंड मोटर होता है, ठीक है। तो मोटर है, तो मोटर मतलब क्या किया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। मतलब लोड के अकॉर्डिंग ये स्पीड को
और करंट को चेंज करते हैं। ठीक है, लोड जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीड हमारा कमेगा, मतलब लोड बढ़ा रहे हैं तो स्पीड कमेगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग स्पीड मेंटेन करेंगे और करंट जो चेंज होता है उसको वो मैनेज करेगा। ठीक है, तो अगर इन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोली तो क्या होगा, तो हम लोग सप्लाई को ऑन किए, सप्लाई ऑन किए, स्टार्टर जो है, स्टार्टर से ये स्टार्टर हुआ ना, स्टार्टर से मोटर स्टार्ट हुआ। ठीक है, मोटर स्टार्ट, START, मोटर स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर फील्ड वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाया। ठीक है, तो जो अमीटर है, अमीटर करंट को दिखाया, वोल्ट मीटर वोल्टेज को दिखाया, फिर लोड को हम लोग एडजस्ट किए। ठीक है, लोड को एडजस्ट करेंगे और मोटर के परफॉर्मेंस को चेक की जाती है। ठीक है, लोड को जैसे जैसे एडजस्ट करेंगे वैसे वैसे हमारा मोटर के परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। तो हम लोग आज पूरा देख लिए कंपाउंड मोटर लोडिंग सर्किट, है ना। कंपाउंड मोटर लोडिंग सर्किट बोलेंगे या कंपाउंड मोटर टेस्ट सर्किट बोलेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा। ठीक है, तो इसका देख लीजिए क्या क्या लिखे हैं। डीसी मोटर का सप्लाई कैसे है, मेन स्विच और फ्यूज़ क्या होता है, ये सब के बारे में देख लीजिए। वोल्ट मीटर हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, ये दिया हुआ है हमारा। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट में हमेशा आता है कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में बोलेगा। देखिए याद रखिएगा, वोल्ट मीटर बोलेगा ना तो उसको पैरेलल में रखेंगे, लेकिन अगर वोल्टेज सोर्स बोलेगा ना तो उसको हम लोग सीरीज़ में लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर अमीटर बोलेगा तो अमीटर को सीरीज़ में लिखेंगे, लेकिन हम लोग सीरीज़ में रखेंगे। और अगर हम लोग का करंट सोर्स बोलेगा ना तो उसको पैरेलल में रखेंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर पैरेलल में, अमीटर सीरीज़ में, वोल्टेज सोर्स सीरीज़ में, करंट सोर्स पैरेलल में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फील्ड रियोस्टेट का काम क्या होता है, फील्ड से करंट बढ़ा तो स्पीड घटा, करंट घटा तो स्पीड हमारा बढ़ता है। ओके, LAZ क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए। तो इसमें क्या है कि 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, इसमें टर्मिनल L जो है सप्लाई से, A आर्मेचर वाइंडिंग्स और Z फील्ड वाइंडिंग्स होता है। कार्य क्या क्या है, तो मोटर की सुरक्षित तरीके से स्टार्ट करना, स्टार्टिंग करंट को सीमित और नो वोल्ट और ओवरलोड प्रोटेक्शन लेना। ठीक है, साथ में आप लोग इसको देख लीजिए, हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आइए हमारा फिगर 4। तो सबसे पहले आप इसका पावर और कंट्रोल डायग्राम को देखें। तो इसका सबसे पहले मैं 3 फेज स्क्वायरल केस का मैं थोड़ा परिचय देना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये एक AC मोटर होता है जो कि 3 फेज सप्लाई से चलती है। इसमें रोटर का आकार जो है, गिलहरी का जो पिंजड़ा है ना, पिंजरे के आकार का होता है, इसलिए गिलहरी को स्क्वायरल कहते हैं ना, इसलिए स्क्वायरल। हाँ, पिंजरा मतलब केस, तो स्क्वायरल केस मतलब पिंजरा के, गिलहरी के पिंजरे के आकार का होता है ये, इसलिए इसको कहते हैं स्क्वायरल केस। ठीक है, ये हमारा मजबूत होता है, सस्ता होता है और कम मेंटेनेंस का ये होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि 3 फेज स्क्वायरल केज में एक स्टेटर होगा। स्टेटर मतलब इसी पे 3 वाइंडिंग जो है वो लगी होती है। अगर AC सप्लाई देते हैं तो इसमें जो भी चुंबकीय फील्ड जो घूमता है वो RMF बनाता है। एक हमारा रोटर होता है, रोटर स्क्वायरल केज रोटर होता है जो कि एल्युमिनियम और कॉपर रोड का बना होता है, और इसके दोनों सिरों पे जो होता है वो एंड रिंग बने होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप थ्योरी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे आई होप। तो अब हम इसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें हमारा ये हमारा डायग्राम हो ना, 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर। इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप इसको समझ सकते हैं। ये कहाँ चला, ये नहीं है ना, ये तो इसका था पुराने वाला, फिगर 3 का था, फिगर 4 से देखिए ये है हमारा। ठीक है, ये फिगर 4 है, इसके बारे में आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे देखिए इसमें क्या है, ये हमारा 3 टर्मिनल है ना, L1 L2 L3। तो ये क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये 3 फेज, ये क्या हुआ, ये 3 फेज सब AC सप्लाई दे रहा है। ठीक है, सी सप्लाई आ रहा है, मतलब यहीं से जो है ना वो सप्लाई जो है मोटर को घुमाने, जो मोटर नीचे जो घूम रहा है ना, मोटर को घुमाने के लिए दी जा रही है ना, ये मोटर को घुमाने के लिए सप्लाई यहीं से हम लोग दे रहे हैं। मतलब तीनों फेज से क्या हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना। तो स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना तो क्या, ये मोटर को घुमा दिया ना।
ठीक है, मतलब ध्यान रखना है कि बिना 3 फेज सप्लाई के हम लोग मोटर को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्या है, इसको हम लोग कंट्रोल सर्किट भी कहते हैं, इंडिकेशन सर्किट भी करते हैं, और इसी से प्रोटेक्शन के लिए भी इसी को ली जाती है। मतलब क्या, पावर सर्किट में, मतलब आप जो मोटर होता है ना, उसकी न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती है पावर सर्किट में। ठीक है, याद रखना। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल को दिखाया गया है। अब क्या है, पीएफ। पीएफ का मतलब होता है प्रोटेक्टिव अर्थ। ठीक है, प्रोटेक्टिव अर्थ। ठीक है, प्रोटेक्टिव अर्थ या फिर फेस फेल्योर लाइन कहते हैं। पीएफ का मतलब क्या हुआ कि ये जो है अर्थ से जुड़कर, ठीक है, ये अर्थिंग, ये जो है ना, ये अर्थिंग से जुड़ेगा, और अर्थिंग से जुड़कर ये शॉक से सुरक्षा, मतलब जो भी शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक आता है ना, उससे वो सुरक्षा देता है। जो भी लीकेज करंट होता है उसको वो ज़मीन में भेज देता है। ध्यान रखना, ये जो पीएफ होता है, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव अर्थ या फिर इसको प्रोटेक्टिव अर्थ फेल्योर लाइन बोलेंगे, या फिर प्रोटेक्टिव फेस फेल्योर लाइन बोलेंगे। ठीक है, ये अर्थ से जुड़ जाएगा, अर्थिंग से जुड़ा हुआ रहता है, शॉक से बचाता है और लीकेज करंट से बताता, मतलब सेफ्टी के लिए पीएफ जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्यूज़ का देखिए, जो F1 फ्यूज़ है, ये तीनों फेज में लगाई जा रही है ना। देखिए F1 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में लगाया जा रही है। तो इसका काम क्या है, तो शॉर्ट सर्किट से बचा रहा है, या फिर जब भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है और जब हैवी फॉल्ट होता है तब फ्यूज जो है वो मेल्ट हो जाता है और सप्लाई को कट कर देता है। ठीक है, ये याद रखना है, मोटर और वायरिंग को जलने से ये बचाता है फ्यूज। ठीक है, अब हमारा आइए ये Q1। तो जो Q1 है ना, ये हमारा क्या है, तो मेन स्विच बोलिएगा इसको, या फिर आप आइसोलेटर बोलिएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, मेन स्विच बोलेंगे या फिर आइसोलेटर बोलेंगे। तो ये Q1 का काम क्या है, तो मोटर सर्किट को ऑन करना, ऑफ करना, ये Q1 का काम होता है। ठीक है, याद रखना है, मेंटेनेंस के समय ये कंप्लीटली आइसोलेशन होता है। ठीक है, मतलब Q1 क्या हुआ, मेन आइसोलेटर स्विच हुआ, मतलब मेन सर्किट को ऑन करना, ऑफ करना हुआ। ठीक है, मतलब मेंटेनेंस के समय ये कम्प्लीटली आइसोलेशन ये होता है। ठीक है, याद रखना है, ये कैसे हमारा दिखेगा, तो ये डॉटेड लाइन से दिख रहा है, ये जो डॉटेड लाइन है उससे दिख रहा है ना, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि ये मैकेनिकली जो है वो लिंक है। ठीक है, अब आइए ए। तो ए क्या होता है, तो ए जो हमारा हमारा है ना, ये जो ब्लॉक दिखाया गया, ये क्या चीज़ को बताता है, तो ये हमारा, ये जो ब्लॉक है ये हमारा बताता है, ये बताता है कॉन्टैक्टर कॉइल को। ठीक है, कॉन्टैक्टर कॉइल को बताएगा, या फिर कंट्रोल सेक्शन को बताएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि जब कॉइल एनर्जाइज हुआ तो जो मेन कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, अगर कॉइल एनर्जाइज होगा तो जो मेन कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाएगा और मोटर को सप्लाई मिल जाती है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यही जो है वो मोटर को रिमोट या फिर पुश बटन से चालू करता है। ठीक है, याद रखना है, जो ए जो है वो हम लोग रिमोट से चालू करवा सकते हैं या फिर पुश बटन से चालू करवाते हैं मोटर को। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्या, ये 111 क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग ओवरलोड रिले। क्या बोलेंगे, ओवरलोड रिले। ठीक है, मतलब ये जो तीनों ब्लॉक है ये ओवरलोड रिले एलिमेंट है, मतलब हर फेज के करंट को वो सेंस करता है। ठीक है, ये जो है हर फेज के करंट को सेंस करता है, मतलब अगर मोटर ओवरलोड में चला गया, मतलब लोड जितना है उससे बहुत ज़्यादा आप दे दिए, ठीक है, तो करंट वहाँ पे क्या, ओवरलोड की कंडीशन में करंट ज़्यादा होगी, तो करंट ज़्यादा होगी तो जो ओवरलोड रिले है वो ट्रिप हो जाएंगे, मोटर को बंद कर देते हैं, यह ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा, ट्रिपल वन जो है इसको बोलेंगे ओवरलोड रिले एलिमेंट बोलेंगे। ये हर फेज में करंट को सेंस करती है, मोटर अगर बहुत ज़्यादा, मोटर में लोड अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगी, फिर मोटर को ये बंद कर देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बी नंबर में, बी नंबर में ये क्या है, ये बी नंबर में इसको बोलेंगे ओवरलोड रिले आउटपुट। ठीक है, मतलब ये जो बी पॉइंट है ये क्या है, ओवरलोड रिले कंट्रोल आउटपुट हुआ। ठीक है, अगर ट्रिप हुआ
तो ट्रिप होने पर जो कॉन्ट्रैक्टर कॉइल है वो हमारा कट हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, कॉन्ट्रैक्टर जो कॉइल है वो कट होता है, मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो मोटर अगर ऑफ हो गई, ठीक है, याद रखना है ये बी क्या था, ओवरलोड रिले था या फिर कंट्रोल आउटपुट था। ये ट्रिप हुई तो कॉन्टैक्टर कॉइल जो है वो सप्लाई से कट हो गया और मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई, तो मोटर बर्न होने से बच गई ना। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद हमारा U1 V1 और W1 बचा। तो ये क्या है, ये तीनों जो है ये मोटर के टर्मिनल, 3 टर्मिनल है ना, तो ये तीनों मोटर के 3 टर्मिनल है। ठीक है, याद रखना है कि ये तीनों फेज, ठीक है, ये क्या है, तीनों सप्लाई तीनों फेज सप्लाई जो है यहीं से आ रही है। ठीक है, याद रखना मोटर में जो तीनों फेज सप्लाई है ये U1 V1 और W1 से आ रही है। मतलब कि स्टेटर वाइंडिंग एनर्जाइज हुई तब क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनाती है। याद रखना स्टेटर जो है वो एनर्जाइज होता है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाया। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है M या फिर M1, है ना, M या फिर M1 ये क्या है, तो ये हमारा 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर। ठीक है, M का मतलब हुआ यहाँ पे 1, यहाँ पे ऐसा है, ऐसा 1 ऐसा है, मतलब सिंगल फेज AC है। ठीक है, AC मोटर है। ठीक है, कौन सा रोटर का टाइप है, तो स्क्वायरल केज का टाइप है। ठीक है, याद रखना है कि इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम या फिर कॉपर बार होते हैं। ठीक है, और एंड रिंग होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, एंड रिंग होते हैं। ठीक है, इसमें स्क्वायरल केज में कोई हमारा ब्रश नहीं होता है, कोई हमारा स्लिप रिंग नहीं होता है। क्या क्या होता है, सिर्फ एल्युमिनियम या फिर कॉपर बार यूज़ करोगे या फिर एंड रिंग यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट। ये वही PF है, PF मतलब लीकेज करंट जो है वो सेफली ग्राउंड में चला जाए या ऑपरेटर शॉक से बचे, उसी से है। तो फिर आप ध्यान रखिए, मतलब यहाँ पे क्या क्या है एक बार में समझिए। L1 L2 L3 ये क्या किया, सप्लाई को ऑन हुआ। ठीक है, फ्यूज़ ये क्या क्या किया, ये प्रोटेक्ट किया, मतलब सर्किट को प्रोटेक्शन दिया, है ना, ये फ्यूज़ किया। ठीक है, ये Q1 क्या किया, तो ये हमारा स्विच जो भी था उसको ऑन किया। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्टर कॉइल जो है वो एनर्जाइज हुआ। ठीक है, एनर्जाइज हुआ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर कॉइल एनर्जाइज हुआ तो जो मेन सर्किट था वो हमारा क्लोज हो गया, मेन सर्किट बंद हो गया। तो U1 V1 और W1 तो आप क्लोज कर दोगे, मतलब मेन सर्किट क्लोज किए तो U1 V1 और W1 तक यहाँ पे सप्लाई पहुँची, फिर मोटर घूमने लगे। ठीक है, याद रखना मोटर घूमने लगे, और जैसे ही ओवरलोड आया तो रिले जो है वो ट्रिप किया तो मोटर ऑफ किया। ठीक है, ओवरलोड आया, रिले ट्रिप किया, मोटर हमारा ऑफ किया। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं फिगर 4 क्या दिखाया है, तो फिगर 4 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर का पावर और प्रोटेक्शन सर्किट दिखाया गया है, जिसमें फ्यूज़, आइसोलेटर, कॉन्टैक्टर, ओवरलोड रिले ये सब के द्वारा ये जो मोटर है उसको सुरक्षित रूप से चलाया गया है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है वो इसके बारे में आप पहले देख लीजिए क्या क्या लिखे हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, हम जो पढ़ाए हैं वही है। ओके, फिर हमारा देखिए ये भी है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तीनों से आई, फिर उसे गुजरी Q1 ऑन करने पर कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज हुए, पावर सर्किट क्लोज हुआ, सप्लाई रिले से पहुंची और दोनों टर्मिनल पर मोटर घूमने लगी और वो मोटर ऑफ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है ये ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन, वो अगले नेक्स्ट मतलब लेक्चर में लेंगे। बहुत